कैलाश सोनी जी, आदरणीय मेघराज जैन जी, श्रीमान ओपी बब्बर जी, श्री सुभाष आर्य जी, अभी जिनसे मेरी मुलाकात हुई ऐसे हमारे तपनदा, श्री राजीव बब्बर जी, अनुपमा जी, गोविंद भारद्वाज जी, देवराज बोहरा जी, अशोक यादव जी, उत्तम बाबू जी, सुभाष शर्मा जी, दुर्गा बाबू और हमारे प्रांत के संचालक रहे श्रद्धेय रमेश प्रकाश जी के परिवार के दोनों हमारे सदस्य बहन मनु जी और विशाल जी, उपस्थित सभी बहुत आदर के योग्य महानुभावों का मैं फिर एक बार हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार ओपी बब्बर जी और हम सब बात करते रहते हैं और पिछले सप्ताह जब आदरणीय जतिया जी के निवास पर बैठक हुई और ये तय हुआ कि इस तरह का कार्यक्रम होना है, तो मैंने कहा ये दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने प्रांतों के लोग जिन्होंने आपातकाल की उस लड़ाई को अपने जज्बे और शिद्दत से लड़ा है, उनका स्वागत करने का अगर दिल्ली को मौका मिलता है तो इससे बढ़कर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बात हो सकती है। 25 जून 1975 का वो दिन और 21 मार्च 1977 का ये दिन, अगर लोकतंत्र की सही परिभाषा का व्याख्यान किसी को करना है तो वो 21 मार्च 1977 है। हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं उसको चुनावी प्रक्रिया से जोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन आपातकाल के 19 महीनों में जो यातनाएं आपने सही, जो कष्ट आपने सहे या उन लोगों ने सहे जो आज हमारे बीच नहीं है, सही मानों में लोकतंत्र के प्रहरी वो थे जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र का असली सच क्या है और लोकतंत्र की विजय कैसे होती है। ये आज लोकतंत्र की विजय का उत्सव का दिन है। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, और खास तौर से आज की पीढ़ी को ये बताने में, या आने वाली जो पीढ़ी जिसने आगे भारत और दिल्ली का नेतृत्व करना है, कि अगर सही मायनों में लोकतंत्र को समझना है और शिद्दत को समझना है, जुनून को समझना है कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है, तो ये सारी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, जाओ इनके चरण छू लो। इसी में तुम्हारा उद्धार होना है, इसी से उद्धार होना है। अपने लिए कुछ मांगा नहीं, परिवार के लिए कुछ सोचा नहीं, और कितने कष्ट सहे होंगे। अभी मैंने भाई साहब का मतलब मुझे कष्ट हुआ कि वो यहां से उठ कर, मुझे पता होता तो मैं वहीं जाता उनका अभिनंदन करने। क्या उन लोगों ने सोचा होगा उस समय, और हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ के उसका अनुमान ही लगा सकते हैं। अभी भाई साहब जब बता रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा भी लोकतंत्र प्रहरी है, तो मैं इसको बिल्कुल मना करता हूं जी। उसका कारण है, 7 साल की आयु थी मेरी, पिताजी स्वयंसेवक, हम भी स्वयंसेवक। स्कूल के ड्रेस से मैं दिन में वापस आता था और शाम को 7-8 बजे पिताजी जब दोबारा वो ड्रेस पहनाते थे तो मैं रोता था। मुझे लगता था कि दोबारा स्कूल ले जा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो साइकिल पे मुझे बैठा के मेरे बस्ते में क्या डाल के ले जा रहे और कहाँ देते थे। आज समझ में आता है कि पिताजी क्या करते थे। तो और आप लोगों को देख के मन में जो श्रद्धा का भाव हमेशा से रहा है, आज और बढ़ गया कि आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की मेहनत है जो आज हम हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार देख रहे हैं जिसके पीछे आप लोगों की मेहनत है। और अपने आप में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं उसका उदाहरण आप लोग, अगर व्यक्ति खुद ठान ले तो मुझे लगता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है।
और बार बार मैं अपने कार्यकर्ताओं को एक कहानी सुना के समझाता भी हूं। एक व्यक्ति था जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। बड़ी बड़ी चट्टान पत्थर तोड़ता, उनके टुकड़ों को इकट्ठा करता और बाजार में जाके बेचता था। लेकिन अपनी दिनचर्या से वो प्रसन्न नहीं था। उसको लगता था कि मुझे तो कुछ और बड़ा काम करना है, कोई बड़ा आदमी बनना है। और जब वो बड़ा आदमी बनने की बात सोचता था तो उसके दिमाग में आता था कि बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, वो आदमी बड़ा होता है। तो एक दिन उसने देखा कि एक आदमी के पास बहुत बड़ा बंगला, दो दो गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी हैं। तो उसके मन में आया कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा ही बना दो, मुझे तो ऐसा बनना है। अभी वो इसको देख ही रहा था, कितने में देखा कि गाड़ी से एक नेताजी उतरे और वो बड़ा आदमी जो अपने बंगले में रहता था वो बाहर आया। उसने नेताजी के प्रणाम किया, पैर छुए, उनके गले में माला वाला डाली। तो फिर वो आदमी सोचने लगा कि मैं तो इसको बड़ा मान रहा था, लेकिन इससे बड़ा तो ये नेता है कि ये बड़ा आदमी भी उसके पांव छू रहा है। अब नेता की बात की तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माफी चाहता हूं। आदरणीय अश्विनी चौबे जी का नाम लेना भूल गया मैं। तो आदरणीय अश्विनी जी हमारे बीच हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली आप बजाइए प्लीज। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर तो मुझे नेता ही बनना चाहिए। अब वो नेताजी को देख रहा था तो नेताजी के सर पे बाल नहीं थे, ऊपर से बहुत तेज धूप पड़ रही थी, सूर्यदेव उस समय पूरे चरम पे थे अपने। तो नेताजी बार बार अपने माथे से पसीना पोंछते थे। तो फिर उस व्यक्ति को लगा क्यों ना मुझे सूर्य जैसा बनना चाहिए जिससे नेता के भी पसीने छूट रहे हैं। तो मुझे तो सूर्य की तरह ही बनना है। अभी वो सूर्य को देख रहा था तो इतने में देखा कि बादलों का एक गुच्छा आया और उसने सूर्यदेव को ढक लिया। अब वो तप कम हो गया तो उसको लगा ये बादल बहुत बड़े हैं जिन्होंने सूर्य को भी तप कम कर दिया, तो क्यों ना मैं बादल की तरह बन जाऊं। मन में विचार देखिए व्यक्ति के क्या आते हैं। अब वो बादल को देख रहा था कि बादल बन जाऊं, इतने में तेज हवा का झोंका आता है और वो बादलों को उड़ा के ले जाता है। तो फिर उसको लगता है कि इस हवा से बढ़कर कौन है, तो क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। अब वो हवा को देख रहा है तो हवा जाके एक पत्थर पे, चट्टान पे जाके टकराती है और अपना रुख बदल देती है, लेकिन उस चट्टान को कुछ नहीं होता। फिर वो उस चट्टान को देखता है कि जिसने हवा का रुख बदल दिया। तो बोला सबसे शक्तिशाली तो चट्टान है और इसी चट्टान को रोज तोड़ तोड़ के मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, तो फिर मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा कौन है। तो ये जो अपना हमारा तप है, हम जो काम कर रहे हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम दूसरों को देखकर विचलित होते हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को मैं बार बार एक ही बात समझाता हूं कि तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुमने उस इरा में काम कर रहे हो जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं या देश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए। लेकिन उनको ये संदेश देना भी जरूरी है कि जब जब आपको लोकतंत्र सीखना है तो आपको आपातकाल भी पढ़ना होगा, आपको इन सेनानियों को भी पढ़ना होगा और इनके जीवन के कुछ गुण अपने जीवन में आत्मसात करने होंगे, तब ये लोकतंत्र चलेगा, तब ये लोकतंत्र चलेगा। और ये वो जमात है जिसने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो एक बुजुर्ग ने इसी तरह के कार्यक्रम में 2 लाइनें कही जो मैंने अपने दिल में लिख ली हैं। अभी माननीय कैलाश जी 12 प्रांतों की बात कर रहे थे, ये पूरा प्रतिवेदन मेरे हाथ में है।
सरकार को जो काम करना है, दिल्ली की सरकार आपकी अपनी सरकार है, वो काम करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो सामने शख्सियत बैठी है, जो मंच पे बैठे हैं, ये किसी मानदेय की नहीं, और कोई सरकार आपका सम्मान नहीं कर सकती। अगर वो सरकार कुछ कर रही है तो वो अपना ही सम्मान कर रही है, क्योंकि वो अपने उन बुजुर्गों का मान बढ़ा रही है, उन बुजुर्गों को सम्मान दे रही है जिनकी वजह से वो सरकार बनी हुई है। तो वो बुजुर्गों की जो दो पंक्तियां थी जो मैं सुनाना चाहता था, उन्होंने बड़े प्यार से समझा के कहा मुझे कि जो लोग घुटने मोड़कर सोना सीख जाते हैं, जतिया साहब, जो लोग घुटने मोड़कर सोना सीख जाते हैं उनको कोई चादर छोटी नहीं पड़ती। और आप लोगों ने तो अपने जीवन को इस तरह से इस देश के लिए, समाज के लिए समर्पित किया है कि उसके लिए कुछ भी शब्द कहना मुझे लगता है वो कम पड़ते हैं। आप लोगों का स्नेह, आपका आशीर्वाद हम जैसे कार्यकर्ताओं पे बना रहे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख कर हम उस तरह का समाज निर्माण करें जिसकी अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं से करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हम भी विकसित भारत की विकसित राजधानी कैसी हो उस विजन पे काम कर रहे हैं, और हमारी ये सरकार कोशिश कर रही है कि दिल्ली को एक ऐसी राजधानी बनाया जाए जिसमें आने वाले समय में आपको भी गर्व हो और ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हाँ, दिल्ली में परिवर्तन हुआ है। उस विषय को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी कल 20 तारीख को 1 महीना हुआ है, तो थोड़ा समय उस सरकार को चाहिए, लेकिन आपके आशीर्वाद से ये सब सरकार में जो जितने भी हमारे विधायक हैं या जितने भी कार्यकर्ता दिल्ली में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सब आपके सींचे हुए वो पौधे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे कुछ सीखा ही है, और मुझे लगता है वो जब परिणाम भी देंगे तो उससे आपको सुखद अनुभूति ही होगी। एक बार पुनः बब्बर जी को और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग आदरणीय अश्विनी जी, आदरणीय सत्यनारायण जतिया जी, मेघराज जैन जी, इन सबको मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इस प्रतिवेदन को साथ ले जा रहा हूं। अगली बार जब आऊंगा तो इस प्रतिवेदन के साथ खाली हाथ नहीं आऊंगा, इस आश्वासन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।